मोक्ष शिल्पे शास्त्रे छायादिहा स ज्ञानम विज्ञानेशोच्यते. That means that knowledge which help us to understand moksha and other worldly applications. संस्कृत के अनुसार हम बात करें विज्ञान क्या है, तो विज्ञान वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि हम मोक्ष की हमें प्राप्ति कैसे होगी. लेकिन इसको और डिटेल में समझने के लिए इसकी एक अदर डेफिनेशन और है, हम जिसे हम बात करें व्हाट इज अ साइंस. तो साइंस की हम बात करें, साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द नेचर एंड द फिजिकल वर्ल्ड. यानी आसान भाषा में कहें सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, आपका विज्ञान कहते हैं. यानी कि सिंपल से हम डेफिनेशन की बात करें हम ये कहते हैं यानी कि सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है बेटा, आपका साइंस कहलाता है. अर्थात हम बात करें साइंस का मीन्स जो होता है वो क्या होता है, टू नो का मीन्स होता है बेटा आपका जानना. कहने का तात्पर्य यह है यदि हम बात करें साइंस को समझना है तो साइंस में एक क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए. लेकिन इसमें कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये ज्ञान क्या होता है, विज्ञान तो हमें समझ में आता है तो ज्ञान क्या होता है. एक्चुअली हम बात करें व्हाट इज अ नॉलेज, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है. नॉलेज हम बात करें ये होती है आपका एक सत्य की खोज. सत्य खोज का मतलब है आपका सर्चिंग ऑफ ट्रुथ. एक होती है सत्य का अनुभव. तो यानी कि आप जो सत्य का जो अनुभव करते हैं ध्यान रखना वो कहलाता है आपका ज्ञान. जैसे कि हमारे महात्मा बुद्ध को हुआ था और भी जो महात्मा रहे थे स्वामी विवेकानंद जी को हुआ था. ये जो है मतलब सत्य का जो अनुभव होता है वो क्या कहलाता है बेटा, आपका ज्ञान कहलाता है. ध्यान रखिएगा. और जो ज्ञान जो हम बात करें ये होता है वो पैराडिग्म मीन्स अवधारणाओं पर आधारित होता है. वो आपके एक्सपेरिमेंट पर ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड नहीं होता. ध्यान रखना जो कि हर समय मतलब ये स्थान के अनुसार समय के अनुसार ये बदलता रहता है. तो इसे तो हम कहते हैं आपका ज्ञान. मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सीधा फोकस करूँगा आपके साइंस से रिलेटेड. तो साइंस क्या होता है ध्यान रखना. तो साइंस की सिंपल सी डेफिनेशन बताइए मतलब सिस्टमेटिक स्पेसिफिक जो स्टडी है मतलब क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, आपका विज्ञान कहलाता है. विज्ञान की हम बात करें मैंने क्या लिखा है आपका टू नो का मतलब होता है आपका जानना. धीमे धीमे हम आगे इसी में हम बढ़ते चलेंगे. जैसे कि हम बात करें ये तो मैंने आपको बताया टू नो मीन्स जानना है. आपके साइंस की हम बात करें, साइंस जो है लैटिन एक लैंग्वेज है, उसका एक टर्म है जिसे बोलते हैं बेटा हम आपका साइंसिया. क्या कहते हैं आपका साइंसिया. वहां से ओरिजिनेट किया गया है. तो यानी कि आपका जो साइंस टर्म है वो लैटिन लैंग्वेज के साइंसिया से आया है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा आपका साइंस कहते हैं. मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बुक में लिखा होगा लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड एट्सेट्रा. ये लैटिन और ग्रीक वर्ड यूज़ क्यों करते हैं भाई, हम इंग्लिश या फिर आपका हिंदी की ज़्यादातर वर्ड यूज क्यों नहीं करते, उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है बेटा. लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड का मतलब लैंग्वेज में हम या वर्ड में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनका पूरे आपके वर्ल्ड में एक ही मीनिंग होता है, डिफरेंट मीनिंग नहीं होते. जैसे मैं आप एग्जांपल की बात करूं, इंग्लिश की हम बात करें, इंग्लिश में मैंने आपको 3 वर्ड दिए जैसे कि लुक, वॉच एंड सी. तीनों का मतलब देखना होता है लेकिन तीनों अलग अलग जगह यूज होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं. लुक एट मी फोर्सफुली आप कह रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को देखो, यानी कि आप टीवी देख रहे हो तो आप वॉच का यूज़ करते हो. तो कहने का मतलब ये अलग अलग यूज़ होते हैं. बट अब मान के चलो इनमें भी ऐसे ऐसे टर्म यूज होने लगे तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा. इसीलिए जनरली हम बात करें इनके जो अर्थ है मीनिंग है कभी बदलते नहीं है. ध्यान रखना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसे रहते हैं, इसीलिए हम लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड इनका ही हम यूज़ करते हैं. ध्यान रखिएगा. चलिए अब साइंस एक्चुअली होती क्या है, साइंस किन चीज़ों में बेस्ड है, ध्यान रखना. साइंस को समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए साइंस जो है बेसिकली आपके 5 टर्म मतलब 5 पदों पर बेस्ड है. ध्यान रखना
ये 5 बेसिकली स्टेप कौन कौन से होते हैं जिसके हम बारे में समझते हैं। जैसे पहला जो स्टेप है, ध्यान रखिएगा, उसे हम कहते हैं आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का मीन्स होता है हिंदी में बेटा आपका अवलोकन। ठीक, इसके बाद हम चलें, जो नेक्स्ट स्टेप आता है, ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं आपका हाइपोथेसिस, जिसका मीन्स होता है आपका परिकल्पना करना। परिकल्पना, ध्यान रखना। इसके बाद जो अगला स्टेप जो आता है, ध्यान रखिएगा, वो आता है आपका एक्सपेरिमेंट। जिसे कहते हैं हम आपका अनुप्रयोग। चौथा जो स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं आपका प्रिंसिपल, या हम बात करें थ्योरी या प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, प्रिंसिपल। और लास्ट स्टेप जो आता है, ध्यान रखिएगा, जिसे बोलते हैं हम लॉ, मीन्स आपका नियम। आपकी साइंस जो है बेसिकली इन 5 पदों पर निर्भर होती है। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान रखिएगा, मैं बताने की कोशिश करता हूं। पहला पॉइंट लिखा है आपका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, न्यूटन ने, अब फेमस है न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उन्होंने, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो ऐसे ही थोड़ा आ गया था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। जैसे कि आपने कहानी कई बार सुनी भी होगी या पढ़ी भी होगी कि वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, वो एप्पल आपके नीचे गिरा, तो उनके मन में यही तो थॉट तो आया कि जो एप्पल जो जा रहा है वो नीचे ही क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, देखा कि एप्पल जो कहाँ से आया, ऊपर से नीचे आया, यानी क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्व किया। अब उनके मन में क्या विचार आने लगे कि ये नीचे क्यों आ रहा है, क्या इसका रीज़न क्या रहा होगा। ध्यान रखना, पहले देखा ऊपर से नीचे आ रहा है, ये तो ऑब्जर्वेशन, लेकिन क्यों नीचे आ रहा है, ये क्या किया उन्होंने, हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना की, कुछ ना कुछ रहा होगा, जिसके लिए उन्हें कुछ प्रयोग करने पड़े, जिसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। ठीक, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, और बाद में जाके उन्होंने एक थ्योरी दी, कुछ प्रिंसिपल्स थे जो एक्सपेरिमेंट किए, ध्यान रखना, और वो प्रिंसिपल्स, ध्यान रखना, उन प्रिंसिपल के बेसिस पर उन्होंने एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ध्यान रखना, जिसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, ध्यान रखना। तो यानी कि कहने का मतलब है साइंस इन बेसिकली 5 स्टेप पर बेस्ड होती है। और एग्जांपल ले सकते हो, मान के चलो आपने किसी रूम में एंटर किया और आपने देखा कि उस रूम में लाइट जल रही है। सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया, फिर आपके मन में थॉट आएगा ये लाइट क्यों जल रही है, कैसे जल रही है, तो ये क्या होगा बेटा आपका हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना। फिर आप देखेंगे इसका रीज़न क्या रहा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इसके अंदर, और आपकी जो ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर कुछ गैसेस भरी हुई हैं, उसके अंदर एनोड कैथोड लगे हुए हैं, आप उसमें इलेक्ट्रॉन जो है गैसेज है आपस में कोलाइज हो रहे हैं, एटसेट्रा। तो ये क्या किया आपने, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, तब जाके फिर आपको लॉ बन गया। तो कहने का मतलब है साइंस इन 5 चरणों पर बेस्ड होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आगे और हम चलते हैं साइंस में, समझने की कोशिश करेंगे। तो साइंस में आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, मैंने किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ ये मैंने आपको बताया। और हम बात करें साइंस के बारे में, साइंस को बेसिकली आपके 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। अब ये 2 पार्ट क्या क्या है उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम बात करें, पहला जो है साइंस में क्या डिस्कस करते हैं, एक होता है आपकी जो साइंस जो होती है उसे हम कहते हैं आपका नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, ध्यान रखना। और दूसरी जो होती है बेटा वो होती है बेटा आपकी सोशल साइंस। ठीक है, और सोशल साइंस को हम स्यूडो साइंस भी कहते हैं, स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस का मतलब है यानी कि एक विज्ञान तो है लेकिन जैसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं होता, ध्यान रखना। ये क्या है, जो कि मैंने बताया था ये पैराडिग्म पर बेस्ड है, ध्यान रखना। उस टाइप का जो साइंस है वो क्या कहलाएगा बेटा आपका सोशल साइंस कहलाएगा। स्यूडो साइंस जो होता है, ध्यान रखना, इसमें क्या पढ़ते हैं बेसिकली हम बात करें, जैसे आपने कहा इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र क्या होता है, सोशियोलॉजी मीन्स सामाजिक विज्ञान क्या होता है,
ठीक है, सामाजिक विज्ञान। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें ज्योग्राफी, मतलब आपका भूगोल या आपका भूविज्ञान क्या है, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें किस में आती है बेटा, आपको सोशल साइंस में आती है। लेकिन हमें जो डिस्कस करना होता है वो कौन सा साइंस है बेटा, आपका नेचुरल साइंस। अब बात करें नेचुरल साइंस में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। नेचुरल साइंस की हम बात करें, ध्यान रखना, नेचुरल साइंस में क्या डिस्कस करना होता है। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं मैटर के बारे में, कि पदार्थ क्या होता है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा हम एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में। ठीक है, और चौथा पॉइंट हम बात करते हैं नेचर के बारे में। नेचर में क्या, वही आपका कंपोनेंट्स, मतलब लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स कौन है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन है, मतलब जीवित कौन है और आपके अजीवित कौन है। यानी कि हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, मैटर का मतलब होता है आपका पदार्थ के बारे में। ठीक है, एनर्जी का मतलब होता है बेटा आप किसके बारे में, ऊर्जा के बारे में। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है बेटा, आपका ब्रह्मांड के बारे में। और नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, आपका प्रकृति के बारे में। ये सभी हम डिस्कस कहाँ करते हैं बेटा, आपके नेचुरल साइंस में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आगे हम चलें, इसी में और देखते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। तो नेचुरल साइंस को बेसिकली आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी कौन कौन सी है देखते हैं। ठीक है, ये समझिएगा, नेचुरल साइंस, यही मेन हमें डिस्कस करना है। नेचुरल साइंस क्या होता है। यदि हम नेचुरल साइंस की बात करें, मतलब प्राकृतिक विज्ञान की हम बात करें, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, पहला जो है ध्यान रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं बेटा आपका मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस यानी कि जिसे कहते हैं हम आपका पदार्थ विज्ञान। ठीक, और दूसरा जो होता है जिसे बोलते हैं आपका लाइफ साइंस, या आप इसे बायोलॉजी भी कह सकते हो, मतलब जिसे हम कहते हैं आपका जीव विज्ञान। ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम बात करें, ये मटेरियल साइंस भी जो है दो कैटेगरी में डिवाइड है। किस किस में, ध्यान रखना। पहला हम जाते हैं तो इसमें हम डिस्कस करते हैं आपका फिजिक्स। फिजिक्स जिसे हम कहते हैं बेटा आपका भौतिक विज्ञान। ठीक, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं बेटा आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसे कहते हैं हम बेटा आपका रसायन विज्ञान। याद रखिएगा। ओके, एक्चुअली में कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो मटेरियल साइंस को हम यहाँ पर ये कहा गया है नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग मतलब अजीवित, और इसको किया गया है किसमें बेटा आपके लिविंग थिंग में। मैं दो कैटेगरी डिवाइड की है, लिविंग थिंग्स और आपके नॉन लिविंग थिंग्स, या मटेरियल साइंस या फिर आपका लाइफ साइंस कह सकते हो। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ें, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में क्या डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हम बात करें, मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, तो थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करें फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स जो टर्म है ये भी ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है, उसके किस नाम से आया है, फ्यूजिस। ध्यान रखना, फ्यूजिस नाम से आया हुआ है, ध्यान रखना। जिससे क्या बना है बेटा आपका फिजिक्स बना हुआ है, ध्यान रखना। चलिए ये बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। फादर ऑफ फिजिक्स आप ऐसे नहीं बता सकते फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। दो कंडीशन है, एक एंशिएंट, एक आपके मॉडर्न, मतलब एक आपके आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है, एक आपके प्राचीनतम भौतिकी के पिता कौन है। ये कैसे बताएंगे, क्योंकि फिजिक्स को ही बेसिकली दो कैटेगरी डिवाइड किया गया है, ध्यान रखना। किस किस कैटेगरी में, एक जो फिजिक्स होती है जिसे बोलते हैं एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स।
एंशिएंट फिजिक्स का मतलब होता है प्राचीनतम, या हिंदी में कहें तो चिरसम्मत भौतिकी, प्राचीनतम भौतिकी। और दूसरी जो होती है उसे कहते हैं बेटा हम आपका मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी ध्यान रखना। आधुनिक भौतिकी में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर थ्योरी क्या है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा, ये सभी प्रेजेंट टाइम में आए हुए हैं, ध्यान रखना। ये हम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। बट आपसे पूछा है फादर ऑफ फिजिक्स में दो कंडीशन है। एंशिएंट फिजिक्स की हम बात करें तो यहाँ जो फादर आते हैं वो आते हैं, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। अब ऐसा क्यों कहा गया, इनको प्राचीनतम भौतिकी का पिता क्यों कहते हैं, वो हम बताएंगे अभी। और मॉडर्न फिजिक्स की हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं ध्यान रखिएगा, वो कौन है बेटा, आपके फेमस साइंटिस्ट जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, आइंस्टीन के नाम से, आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से। इनकी एक फेमस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, E=mc², ध्यान रखना। और इसी को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब हिंदी में कहा जाए इसे हम कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। इनका मीनिंग क्या आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है, आपके सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने केवल और केवल उन्होंने ये बताया था कि मैटर जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, एनर्जी मैटर में मैटर एनर्जी में नहीं हो सकता और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इन्होंने ये तो बताया था कि पदार्थ और ऊर्जा होते हैं, पदार्थ तथा ऊर्जा के बारे में बताया, ध्यान रखना। लेकिन पदार्थ और ऊर्जा को ये नहीं बताया कि मैटर एनर्जी और एनर्जी मैटर में आपके कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एनर्जी के बारे में, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ये इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऐसे पदार्थ की परिभाषा भी है, पदार्थ को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उन्होंने बताया कि पदार्थ जो है ऊर्जा में परिवर्तनशील नहीं होता और ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तनशील नहीं होती है, ध्यान रखना। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, आपके प्राचीन भौतिकी में, मतलब एंशिएंट फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि चिरसम्मत भौतिकी में पढ़ते हैं। लेकिन हम बात करें वर्तमान समय में, जब आपके अल्बर्ट आइंस्टीन आए, उन्होंने बताया, इन्हें रिलेशन दिया, इसका थ्योरी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि बहुत फेमस इक्वेशन रही है, जिसे हम कहते हैं E=mc²। इसका मतलब ये उन्होंने बताया आपका मैटर जो है एनर्जी में चेंज हो सकता है, पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तनशील होता है और ऊर्जा आपके पदार्थ में बदल सकती है। कोई एग्जाम्पल है क्या, बिल्कुल एग्जाम्पल है। यदि हम बात करें एवोल्यूशन की, उद्भिद विकास की, तो उद्भिद विकास के संबंध में एक वैज्ञानिक रहे थे, एक हाइपोथेसिस दी थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एबे लेमेटर। उन्होंने एक बिग बैंग थ्योरी दी थी। और जब आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा कि हम बात करें जब आपकी पूरे यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ, ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई, तो हम बात करेंगे पूरी ब्रह्मांड में केवल गैसेस थे, मतलब केवल गैसेस मतलब एनर्जी थी। उस एनर्जी से, उस गैसेस से तो क्या बना, आपकी पृथ्वी बने, सूर्य बने, तारे बने, मतलब एस्ट्रॉयड मतलब उल्कापिंड बने, ग्रह बने, उपग्रह बने। तो यानी कि ऊर्जा ही तो किसमें बदली है बेटा, आपके पदार्थ में बदली। तो यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये किसने दी थी बेटा, आपके एल्बर्ट आइंस्टीन, मतलब जिसने किसने इसके लिए इक्वेशन दी, इसे बोलते हैं E=mc²। बहुत डिटेल में जब हम फिजिक्स के अलग से सेपरेट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपको फिजिक्स का। ऐसे हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में, चलिए। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हम बात करें, क्या है केमिस्ट्री में। अब आपसे पूछा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री टर्म ही वही ग्रीक वर्ड जिसका नाम क्या है, कीमिया, उससे ओरिजिनेट किया गया है, ध्यान रखना। केमिस्ट्री की एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, केमिस्ट्री फंडामेंटल है दोनों के लिए, बायोलॉजी के लिए भी है और आपके फिजिक्स के लिए भी। वो कैसे है, यदि मैं आपसे बात करूं बायोलॉजी में स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताओ, तो आप कहेंगे सर स्मॉलेस्ट सेल का नाम होता है PPLO, मीन्स माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब मैं आप बात करता हूं आपके केमिस्ट्री में। यदि मैं आपसे पूछूं मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे सर एटम होता है। एटम मीन्स परमाणु होता है, चलो मान लिया, ठीक है। अब मैं परमाणु जो है बेसिकली मेन फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं
यानी कि पेन से मिलके बना होता है। पेन का मतलब होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अभी मैं इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, बट मैं आपसे पूछूं साइज ऑफ एटम कितना होता है, तो साइज ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा, ये कितना होता है बेटा 1 एंगस्ट्रॉम। और साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब नाभिक आकार कितना होता है, ये आपने पढ़ा होगा 1 फर्मी। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। कहने का मतलब है इनका आकार तो कोशिका से भी छोटा है, ध्यान रखना। और एटम मिलकर ही मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब जाके कंपाउंड बनते हैं, फिर सेल बनती है, फिर धीमे धीमे डेवलपमेंट होता है। तो बेसिक फंडामेंटल की बात करें तो वो क्या होती है बेटा, आपकी केमिस्ट्री ही है, ध्यान रखना। ये भी जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिन किया गया है। अब बात आती है फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, पापा जी कौन है, यानी कि पापा जी की हम बात करें वही है एक आपके प्राचीन मतलब एंशिएंट केमिस्ट्री के फादर। एंशिएंट मतलब प्राचीनतम, ये क्या है बेटा आपका मॉडर्न, मीन्स आधुनिक। अब आपसे पूछा है प्राचीनतम कौन है, प्राचीनतम के जो फादर कहे जाते हैं उनका नाम है हाइगन। हाइगन, ध्यान रखना। और जो आपके मॉडर्न की हम बात करें इसमें कई सारे आते हैं, लेकिन सबसे टॉप पे लिया जाता है लैवोइजियर के नाम। इसके अलावा हम बात करें रॉबर्ट बॉयल का नाम ले सकते हैं, ठीक है, बर्जीलियस का नाम ले सकते हैं, ध्यान रखना। बट फिर भी हम फेमस जो है वो कौन है बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है बेटा, आपके लैवोइजियर है। एंशिएंट केमिस्ट्री के फादर कौन है, आपके हाइगन है, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी कहानी जब केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की हम बात करें, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी भी जो होता है बेसिकली, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख लूँ आपको आसान में आएगा। लाइफ साइंस की हम बात कर रहे थे, तो लाइफ साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, मीन्स बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स बायोलॉजी, ओके। जिसे आप कहते हैं बेटा आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। यदि हम बात करें बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया है, तो बायोलॉजी की हम बात करें ये 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। इसका नाम है आपका बायो और दूसरा नाम है आपका लॉगस। बायो फिर क्या हो गया बेटा आपका ग्रीक वर्ड हो गया, ध्यान रखना। और लॉगस जो है वो क्या है बेटा, एक आपका इंग्लिश टर्म है जिसका मीन्स होता है अर्थात अध्ययन करना, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें ये बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो यदि आपसे पूछा है टर्म मतलब शब्द किसने दिया है ये आपका बायोलॉजी शब्द, तो एक नाम था जिनका नाम था लैमार्क तथा ट्रेविनरस। ध्यान रखना, ओके। चलो, तो शब्द तो इन्होंने दिया। अब आपसे पूछा है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी की हम बात करें तो कौन कहे जाते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, उनका नाम है आपका अरस्तु। आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। अरस्तु तो भैया आपको हर जगह मिल जाएंगे, ध्यान रखना। जैसे यदि हम बात करें आपकी जो बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं बेसिकली 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं, रखना। बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवितों का अध्ययन। जीवितों का अध्ययन का मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे जंतु हो गए। आगे चल के हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तब आप पढ़ते हैं 5 जगत वर्गीकरण है, वायरस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद एक कोष के जीव आपके प्रोटिस्टा के बारे में अध्ययन करते हैं, फंजाई के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ऐसे करके 5 जगतों में डिवाइड किया गया है, लेकिन नॉर्मल कह देते हैं जीवितों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, आपका बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की जो मेन बड़ी ब्रांच है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट आपका है भूतनी। भूतनी, भूतनी का मतलब बॉटनी, जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। मैं इसको एक्चुअली भूतनी कहता हूँ क्योंकि इसमें रटने वाला काम बहुत ज़्यादा है, भूतनी ही है एक तरह से। नेक्स्ट हम बात करें दूसरी जो है वो है, ऐसे कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब ये क्या है, जिसे क्या कहते हैं बेटा आपका जंतु विज्ञान। चलो अब हम बात करें, आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो
फादर ऑफ बॉटनी है बेटा, जिनका नाम है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ओके, ये इनके पापा जी हैं। और इनके पापा जी कौन हैं? इनके पापा जी हैं आपके वही, फिर आगे आपके अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल, टोटले एटसेट्रा कह सकते हैं आप, ध्यान रखना। ये नहीं तो हर जगह पहुंच गए हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, उद्ध विकास में पहुंच जाओ। उद्ध विकास में हम पढ़ते हैं एक थ्योरी ऑफ ये बायोजेनेसिस। ये क्या होता है? ये इन्होंने ये कहते थे कि अजीवितों से जीवितों की उत्पत्ति हो जाती है, ध्यान रखना। अजीवितों से जीवितों की उत्पत्ति कैसे? तो एक साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोल्ट, ध्यान रखना, इनके समर्थन में आ गए, जो क्या कहते थे कि पसीने से भींगी हुई शर्ट को कहाँ रख दो, भूसे कमरे में रख दो, तो किसकी कौन चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ठसकोले मारा करते थे। तो ज़रूरी नहीं है हर जगह इन्होंने सब कुछ सही कहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ जहाँ आविष्कार जो किए हैं तो सब जगह जगह पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, गलत हों सही हों, गलत भी हैं सही भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ आपका बायोलॉजी कहते हैं। तो ये मैंने कुछ छोटा सा आपको एक बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया। अब हम बात करेंगे आगे चल के बायोलॉजी को बेसिकली आप जानते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सिलेबस लेके आऊँगा कि फिजिक्स का मेन सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का मेन सिलेबस क्या है, बायोलॉजी का मेन सिलेबस क्या है। और ध्यान रखिएगा मैं जितना भी एक्सप्लेन करूँगा वो केवल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ओके, हमारे इसी एनसीईआरटी को मैं कहता हूँ वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम से बाहर कुछ नहीं जाता। जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो लिखा हुआ है वही हमारे जो बोर्ड हैं, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो या आपके हम बात करें सेंट्रल बोर्ड की बात करें, जितने भी एग्जाम होते हैं उसी को सर्वमान्य माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाले वीडियो बहुत धमाके वाले होने वाले हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।